छात्रों, दिवाली बीतते ही सरकार ने आपको बहुत बड़ी खुशी दी है। जीडी एसएससी जीडी में 24,369 वैकेंसी निकल चुकी हैं और जल्दी ही राज्य सरकार भी, उत्तर प्रदेश सरकार भी कांस्टेबल की वैकेंसी लाने की तैयारी कर रही है। तो जुट जाइए, लग जाइए और मेहनत में इतनी करिए कि कोई कसर ना रह जाए। हम भी आपके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और आपके लिए हमने पूरी यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी की सीरीज चला रखी है। हिंदी और जीएस में आपके पूरे पूरे मार्क्स लाने का हमारा पूरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम समझते हुए निभा रहे हैं। आप भी हमें रिटर्न में थोड़ा सा गिफ्ट दे दीजिए और वो गिफ्ट है आपका प्रेम। वो प्रेम हमें सब्सक्राइबर के माध्यम से आपको देना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं। देखिए, चैनल ग्रो करेगा तो हम और अधिक से अधिक अच्छा कंटेंट आपको लाएंगे और साथियों को जोड़ेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ कम से कम जो भी नए सब लोग जुड़े हैं या जो हमारे पुराने जुड़े हुए लोग हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारी टीम इसको और अधिक अच्छे से कार्य करने के लिए सजग होती है, इंस्पायर्ड होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी यूट्यूबर के लिए, किसी भी चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आपको इसे सब्सक्राइब करना है, दूसरों से करवाना है, अधिक से अधिक हमारे चैनल को ग्रो कराना है। ये आपके हाथ में है। अच्छा कंटेंट हम आपको देंगे, ये हमारे हाथ में है। तो ये हमारी टीम लगी हुई है आपके लिए। देखिए, जीडी और कांस्टेबल की भर्ती के लिए हिंदी और मेरे द्वारा पॉलिटी की क्लास आपको लगातार मिल रही है और हम यहाँ पॉलिटी की सुनामी लेकर आए हैं, हिंदी की सुनामी लेकर आए हैं, जो आपको आपके हर प्रश्नों का उत्तर देते हुए एग्जाम में सफल कराने में गारंटेड रूप से सहायक होगी। तो लगे रहिए हमारे साथ, हम भी आपके लिए जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज की वीडियो में आज का विषय जो हमारा है वो है आपका प्रस्तावना। तो देखिए, आज के विषय में, आज की वीडियो में मैं आपको जीडी के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ प्रस्तावना के संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। पूरा विषय हमारा आज का प्रस्तावना है। तो पॉलिटी संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार से आई, क्या क्या इसमें है और यहाँ से कौन कौन से प्रश्न हमारे उठते हैं, उसके लिए हम चर्चा करेंगे। आइए जुड़िए। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का अपने टीएससी क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज का विषय है प्रस्तावना, उसके संबंध में हम जोड़ते हैं और हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है हमारा, देखिए, लक्ष्य है यूपी कांस्टेबल। यूपी कांस्टेबल हमारा लक्ष्य है। साथ ही साथ हमारा लक्ष्य अब जुड़ गया है, देखिए, एसएससी जीडी। एसएससी जीडी देखिए, यहाँ पर आपके लिए 24,369 वैकेंसी आई हुई है। डेट अनाउंस हो गई है, इसे फिलअप करें और लग जाएं तैयारी पर। ठीक है, तो ये आपके लिए तैयार है और कांस्टेबल की वैकेंसी आपकी आने वाली है। ठीक है ना। साथ ही साथ देखिए, यूपी टेट का भी आपका और सुपर टेट का भी आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रक्रिया चल रही है। तो ये सब वैकेंसी आपके लिए लगी हुई हैं और इन सबके लिए दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस में देवेंद्र कुमार आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूं और हिंदी में हमारे सर अवनीश सर आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं। तो आप ये सब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम और अधिक कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो हम शुरू करते हैं आज का विषय। हमारा आज का विषय है, देखिए, संविधान। और संविधान हमारा चल रहा है टॉपिक, इसमें है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना से हम बात करेंगे आज प्रीएम्बल। प्रस्तावना, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान जैसे हम शुरू करते हैं, जैसी संविधान की किताब खोलते हैं तो सबसे पहले जो हमें एक पेज पढ़ने को आता है वो पेज जो है संविधान के बारे में बताता है और उस पेज का जो टाइटल है, वो नाम है, वह है प्रस्तावना, प्रियम्बल। इसे उद्देशिका भी कहते हैं। तो ये उद्देशिका भी है। तो आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे उद्देशिका के बारे में कि उद्देशिका देखिए, एक तो क्या है ना, क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है और देखिए इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है और तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ देंगे प्रस्तावना में। तो सुन लें पहले प्रस्तावना होती क्या है। देखिए, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना
एक तरह से हम कह सकते हैं संविधान संविधान के उद्देश्यों को उजागर करती है। संविधान के उद्देश्यों को बताती है प्रस्तावना। तो वह वह आपके एक पैराग्राफ जो संविधान के उद्देश्यों को, संविधान के दर्शन को, संविधान के बारे में जानकारी देता है, उसे हम प्रस्तावना कहा गया है। तो प्रस्तावना एक बार देख लीजिए क्या है। देखिए प्रस्तावना हमारी जो है, प्रस्तावना देखिए, प्रस्तावना इस तरह से संविधान खोलते ही ये आपको एक पेज मिलेगा, उस पेज पर लिखा हुआ है ये प्रस्तावना। तो देखिए क्या है, भारत का संविधान, उसकी उद्देश्य का, उसकी उद्देश्य का ये यहाँ पर हमारा टाइटल दिया हुआ है, इसे हम प्रस्तावना कहते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या है, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, और इसके द्वारा हम पढ़ेंगे, समझेंगे यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे उठते हैं। एक यहाँ से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है प्रस्तावना। ये पूरा एक पेज है, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। उन क्वेश्चंस पर हम आते हैं। देखिए पहली बात देखें तो संविधान की उद्देश्य का से जो 4 बातें हमें पढ़नी है वो ये है। एक तो है हमारे संविधान के, एक तो है संविधान के संविधान का लक्ष्य, संविधान का देखिए एक तो है संविधान की शक्ति का स्रोत। एक तो है संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। तो एक टॉपिक तो हमारा ये निकलता है विषय यहाँ से। दूसरा देखिए इसमें ये है कि संविधान की हम बात करें, राज्य सत्ता का स्वरूप, राज्य सत्ता का स्वरूप इसमें बताया गया है हमारा। और तीसरा जो इसमें बताया गया है हमारा, तीसरा बताया गया है राज्य सत्ता का स्वरूप। तीसरा बताया गया है राज्य सत्ता का उद्देश्य, राज्य सत्ता का उद्देश्य बताया गया है। और यहाँ पर हमारा चौथा बताया गया है वो ये है कि संविधान अंगीकृत होने की तिथि। तो ये 4 बातें हमारे इस प्रस्तावना से हमें प्राप्त होती हैं। इन चारों को हम देखें एक एक करके। तो देखिए ये जो पहला बात है हमारे संविधान में संविधान की शक्ति का स्रोत। तो संविधान की शक्ति का स्रोत देखिए यहाँ से हमें मिलता है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग जो आपका है, यहाँ से हमें मिलता है संविधान की शक्ति का स्रोत, संविधान की शक्ति का स्रोत है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है हमारा राज्य की सत्ता का स्वरूप। तो यहाँ से यहाँ के बाद और आपके बनाने के लिए गणराज्य तक का जो टॉपिक है वो हमारा आता है राज्य सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, ये बताता है। इसके बाद देखिए इसका देखें समस्त नागरिकों से लेकर और ये आपका बढ़ाने तक, ये पूरा जो टॉपिक है हमारा ये आता है राज्य की सत्ता का उद्देश्य बताता है। और लास्ट लाइन देखें, ये वाली जो लाइन है हमारी ये बताती है संविधान अंगीकृत कब हुआ। ये अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये जानकारी हमें मिलती है कहाँ से? मिलती है आपकी प्रस्तावना से। किससे मिलती है? प्रस्तावना से मिलती है। तो ठीक है, हम अब प्रस्तावना को स्टार्ट करते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ।
आइए प्रस्तावना को हम जो है आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली बात यह है प्रस्तावना। प्रस्तावना से हमें आगे क्या क्या और मिलता है। प्रस्तावना, ठीक है, इसे एक तो हम बोलते हैं उद्देश्य का कहते हैं इसको, ठीक है। प्रस्तावना को ही प्रस्तावना से ही कहा जाता है उद्देश्य का, और या आप इसे बोलते हैं प्रीएम्बल, वो भी इसको नाम देंगे, 3 नाम इसको जानते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना से सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका स्रोत क्या है। प्रस्तावना का स्रोत क्या है। देखिए स्रोत यह है कि उद्देश्य का, उद्देश्य प्रस्ताव जानते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव हमने पढ़ाया था आपको। उद्देश्य प्रस्ताव ये आया था आपका 22 जनवरी 1947। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। इसका संशोधित रूप प्रस्तावना है। तो अब देखिए प्रस्तावना है क्या, कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तावना जो है संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। बाकायदा संविधान सभा में चर्चा हुई, इसको पारित किया गया। तो क्वेश्चन हमारा पूछेगा, सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि बताइए प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव से स्वीकार किया गया है ना। या प्रस्तावना किसका संशोधित रूप है। तो प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का संशोधित या अमेंडेड फॉर्म है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया है। अगली बात देखिए, दूसरी बात यहाँ से निकल कर आती है हमारी। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन निकल कर आता है वो ये है, इसका कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है। का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है। तो देखिए प्रस्तावना को हमने लिया है यूएसए। तो हमने लिया है यूएसए से, ठीक है। यूएसए लिख लेते केवल, यूएसए से लिया है। तो ये कंसेप्ट कि हमारे संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, ये कंसेप्ट हमने लिया है यूएसए से लिया है, यहाँ से बोरोड किया है, ठीक है। अब देखिए एक और बात यहाँ से आती है, इसकी लैंग्वेज जो है, इसमें हम बात कर रहे थे, अभी बताया था आपको कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए इस तरह से लैंग्वेज जो आई है इसकी, वो लैंग्वेज कहाँ से ली गई है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताओ प्रस्तावना की भाषा का चुनाव कहाँ से किया गया, भाषा कहाँ से ली गई। तो इसकी भाषा जो है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। आपको देखिए A to Z क्वेश्चन हमारे वीडियो से मिलेंगे, पूरी क्लास आपको यहाँ पर जानकारी से भरपूर रहेगी। एक एक क्वेश्चन आपका प्रस्तावना से छूट कर नहीं जाएगा। बस ये है कि आपको पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखनी है। आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो इसका लाभ आपको मिल नहीं पाएगा। पूरी वीडियो आराम से बैठ के देखिए, समझते हुए देखिए और अपने नोट्स यहाँ तैयार करते रहिए, यही अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया से इसको लिया गया है, क्लियर है। तो 3 बातें हम देखें, स्रोत ये रहा उद्देश्य प्रस्ताव, दूसरा क्वेश्चन आता है कि कंसेप्ट कहाँ से लिया गया, तो प्रस्तावना को यूएसए के संविधान से लिया गया। तीसरी बात देखिए भाषा कहाँ से ली गई, तो इसकी भाषा जो है वो ली गई है, इसकी भाषा को हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ये हमारे 3 बातें होंगी। अगला देखिए, अब नेक्स्ट देखें, अगली बात यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग या अंग है। तो क्या प्रस्तावना संविधान का भाग या अंग है, ये अगला क्वेश्चन उठता है। तो इसमें क्वेश्चन सीधा पूछेगा, बताओ क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या भाग है। तो देखिए इसमें 2 बातें हैं। हुआ ये है कि 1960 तक स्थिति ये थी कि इसे संविधान का अंग नहीं माना गया, उसे कहा गया संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं माना गया। तो 60 तक ये संविधान का अंग नहीं थी, पार्ट नहीं थी। इसमें केस बड़ा फेमस आता है 1960 का, और वो है हमारा बेरूबारी केस में इसको संविधान का अंग नहीं माना।
फिर एक बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माइलस्टोन वाला केस एक आता है हमारे भारतीय राजनीति इतिहास में, और वो है 1973 का केशवानंद भारती केस। आप सब ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। केशवानंद भारती केस तो बड़ा पॉपुलर केस ये रहा है। केशवानंद भारती केस, देखिए केशवानंद भारती केस बहुत पॉपुलर है, भारतीय राजनीति का माइलस्टोन एक केस है। 1973 में आया, ध्यान रखें 1973 में आया था। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज संघ के नाम से आपका जो है सूचीबद्ध हुआ। और केशवानंद भारती केरल के एक मठ के यंग एक मठाधीश थे। उस समय उनके मठ की ज़मीन को सरकार द्वारा टेक ओवर किया गया, जिससे वो केस लेके पहुंचे, और फिर इस तरह के बहुत सारे केसेस को सुप्रीम कोर्ट में एक जगह सूचीबद्ध कर दिया गया, और ये केस फेमस हुआ केशवानंद भारती के नाम से। बहुत यंग थे। मज़ेदार बात यह है केशवानंद भारती कभी भी इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, उनके वकीलों ने ही सारा केस लड़ा, और आज तक ये हमारे संविधान और राजनीतिक दिशा को तय करने वाला एक केस रहा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट का ये कथन है, सुप्रीम कोर्ट का कथन है प्रस्तावना संविधान का अंग है। और देखिए ना केवल अंग है बल्कि ये मूल ढांचा भी है, ठीक है ना। तो मूल ढांचे की बात इन्होंने इसमें कही, तो अब ये स्पष्ट हो जाता है कि ये संविधान का अंग है। लेकिन कैसा अंग है, ध्यान रखें, ये ऐसा अंग है जैसे कि भाग 4 है, भाग 4A है, लेकिन ध्यान रखें ये जो हमारा प्रस्तावना है ये न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। न्याय या वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, अर्थात ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय जानते हैं, न्यायालय में इसको ले जाके हम केस नहीं कर सकते। जो बातें इसमें कही गई हैं प्रवर्तनीय नहीं हैं। जो बातें इसमें कही गई हैं उनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में दावा नहीं ठोक सकते, मिलॉर्ड से नहीं कह सकते कि हमें उपलब्ध कराई जाएं। तो इस तरह से यहाँ भी हमारे दो क्वेश्चन उठते हैं कि बताओ क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो कौन से, किसके द्वारा है, तो सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती केस के द्वारा। केशवानंद भारती केस के एक मैं मूल बात बताऊँ आपको जो बहुत एग्जाम में आती है, और वो यह है कि बताइए संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी किसने दी। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत अगर किसी केस में आया तो वो था केशवानंद भारती केस। सबसे बड़ी पीठ संविधान में, संवैधानिक पीठ जो सुप्रीम कोर्ट की बैठी वो केशवानंद भारती केस है। 13 जज इसमें इन्वॉल्व थे, है ना। 7-6 से फैसला आया था, तो बड़ा माइलस्टोन वाला फैसला था ये, जिसमें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को निर्धारित किया गया, संविधान के मूलभूत ढांचे को आपका को जो है बताया गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बताया कि आपको देखिए कैसे प्रस्तावना आगे बढ़ रही है। अगला देखें, तो प्रस्तावना देखिए आगे, प्रस्तावना का अगला विषय हमारा ये है कि इसमें आपका प्रस्तावना को किस किस और नाम से जानते हैं, इसके अन्य अन्य उपनाम क्या बन गए हैं, अन्य किन किन नामों से या किन किन उपमाओं से हम प्रस्तावना को जानते हैं। देखिए प्रस्तावना को संविधान 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 की आत्मा, है ना, आत्मा कहते हैं। संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या हम कह सकते हैं संविधान की कुंजी कहते हैं। कुंजी जानते हैं, कुंजी मतलब के मतलब चाबी, तो कुंजी या चाबी कहते हैं, कुंजी या चाबी कहते हैं इसे। और एक और आपसे पूछ सकता है कि संविधान का से सार कहते हैं। सार जानते हैं ना, जिस्ट, सार या दर्शन कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ से प्रश्न उठता है। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि बताओ संविधान की आत्मा कहाँ निवास करती है, किसमें निहित है, किसमें लाई करती है, कहाँ निवास करती है, इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। तो उत्तर होगा हमारा अब उद्देशिका को, प्रियम्बल को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। और पूछता है कि बताओ संविधान का सार किसे कहते हैं, तो संविधान का सार, इसमें संविधान की सारा निचोड़
आया हुआ है वो निचोड़ कहाँ पर है? प्रस्तावना में है। तो अगर आप प्रस्तावना पढ़कर ही संविधान के बारे में आइडिया निकालना चाहते हैं तो वो आपको देती है प्रस्तावना। अगर कोई संविधान ना पढ़ के प्रस्तावना पढ़ ले तो उसे संविधान के बारे में आइडिया मिल जाता है। ये उसका सार है, दर्शन है। संविधान में जो उद्देश्य, जो दर्शन, जो फिलॉसफी है संविधान की, क्या क्या आपको मिलने वाला है, वो बातें प्रस्तावना को पढ़ के मिल जाती हैं, इसलिए इसको दर्शन कहा गया है। ये सारी बातें ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोटेशन में कही हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोटेशन में अपनी कही हैं विभिन्न केसेज में, इसलिए क्या बन गई है? क्वेश्चन बन गई। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे, तो इन्हें याद कर लें। अब आत्मा संबंधी एक प्रश्न है, ये आता है। एक क्वेश्चन और पूछता है, आत्मा की क्यों कहते हैं इसको, या चाबी या कुंजी क्यों कहते हैं? तो एक प्रश्न और सुन लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये कुंजी है ये आत्मा है। क्यों है? क्योंकि हम जब संविधान की व्याख्या कर रहे होते हैं तो संविधान की व्याख्या में अगर हमें संविधान की व्याख्या प्रस्तावना 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 से जो है, प्रस्तावना से संभव है। तो कह रहे हैं कि देखिए जब भी हम किसी संविधान के किसी प्रोविजन पर, किसी आर्टिकल पर या किसी शब्द पर फंस जाते हैं और उसकी हम व्याख्या नहीं कर पाते तो फिर हम प्रस्तावना की ओर देखते हैं, क्योंकि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं का दर्शन है, सोच है, वो इस उद्देश्य से संविधान लगाया था। तो फिर हम देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या बात इसके बारे में कही गई है। तो हम प्रस्तावना में जाते हैं और प्रस्तावना की चाबी लेके संविधान का ताला खोल देते हैं। क्या करते हैं? प्रस्तावना की चाबी लेकर संविधान का ताला खोल देते हैं, और तो और संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क का ताला खोल देते हैं। इससे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में जाकर सोच कर के उन्होंने क्या सोचकर संविधान बनाया था, उस तरह से हम व्याख्या कर देते हैं। इसलिए ये क्या है? सार है, दर्शन है और आत्मा है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न और उठता है यहाँ पर। क्वेश्चन आता है देखिए बी आर अम्बेडकर ने, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? इसे संविधान की आत्मा कहा। क्या अब ये क्वेश्चन देखिए है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन आपके पास है। एक तो वही है हमारी प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना को कहा है ना, प्रस्तावना को कहा है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है मूल अधिकार को कहा है, ठीक, मूल अधिकार को कहा है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है आपके डीपीएसपी को कहा इन्होंने, और चौथा ऑप्शन है आपके मूल कर्तव्य को कहा, ठीक। अब ये है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? कंफ्यूजन कुछ रहने वाले नहीं है आज की क्लास में। किसे कहा जाता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी किसे कहा जाता है। अब देखिए इसके ऑप्शन भी सेम है, ऑप्शन सेम है, तो ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन हमारे सेम है, प्रस्तावना है, ठीक है, और उसके बाद आपका मूल अधिकार है, मूल अधिकार हो गए, और तीसरा ऑप्शन क्या है आपका डीपीएसपी हो गए, और चौथा ऑप्शन हमारा वही मूल कर्तव्य है। तो ऑप्शन तो देखिए सेम है, क्वेश्चन में अंतर है थोड़ा सा। अब आपको बताना है कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। तो यहाँ से उठने वाला जो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल कन्फ्यूजन रहने वाली नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका कोड हो रहा है किसके नाम से? नाम दिया हुआ है हमारा बी आर अम्बेडकर का। तो देखिए अम्बेडकर साहब का नाम दिया जाए तो फिर हमें क्वेश्चन का आंसर प्रस्तावना नहीं लगाना है। इनसे जब पूछा गया कि बताओ संविधान में सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या लगा, तो उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है और ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में, 32 भाग 3 में। भाग 3 है मूल अधिकार। इस नाते हम इसका आंसर लगाएंगे मूल अधिकार आएगा। क्या आएगा? मूल अधिकार। तो जब भी अंबेडकर जी का नाम लिया जाएगा तब आप लगाएंगे, कुछ भी दिया हो मूल अधिकार लगाएंगे, भाग 3 लगाएंगे, आर्टिकल 32 लगाएंगे, आर्टिकल 32 लगा लेंगे, है ना। ऐसा कर लेंगे आप, ऐसा कर लेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हम देखेंगे संविधान की आत्मा। देखिए अभी हमने चर्चा किया है तो स्पष्ट रूप से प्रस्तावना हमारा क्या है, संविधान की आत्मा है। तो ये दो क्वेश्चन थे, दोनों तुलना मैंने कर दिया, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन अब रहने वाला एग्जाम में नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात हो रही है जब विशेष प्रस्तावना को मान लिया गया है कि ये संविधान का अंग है, संशोधन हो सकता है, लेकिन संशोधन कैसा, संशोधन जो होगा वो कोई भी अलाभकारी नहीं होगा, लाभकारी हो सकता है। तो फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी सरकार आई और उसने क्या किया, इसमें प्रस्तावना में हमारी जो उद्देशिका है, उद्देशिका में कितने संशोधन हुए हैं ना, तो कितने संशोधन हुए हैं, तो गब्बर से पूछा, गब्बर पूछता है कितने आदमी थे, हम पूछ रहे हैं कितने संशोधन हुए हैं। तो देखिए कितने संशोधन हुए हैं, तो आपका आंसर आएगा सरदार 1। कितने हुए हैं, एक संशोधन हुआ है। तो एक संशोधन हुआ है अब तक, और वो कौन सा हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन। ठीक है, 42वां संशोधन, और ये कब हुआ है, 1976 में हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ध्यान रखें, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम आता है। तो ये प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हुए हैं, तो एक हुआ है। फिर क्वेश्चन पूछा कौन सा हुआ है, तो 42वां संशोधन हुआ है। फिर कब हुआ है, तो 76 में हुआ है। अच्छा बता दूं आपको, चल सरकार कौन सी थी, सरकार थी, देखिए ये संशोधन जो किया था हमारे उस समय इंदिरा गांधी सरकार थी, है ना। तो कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा ये हुआ, पीएम थी उस समय भारत की आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी, इनके द्वारा ये संशोधन इसमें किया गया था, उन्होंने प्रस्तावना में चेंजेस किए। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि प्रस्तावना में जो चेंजेस आए वो कितने थे, इस एक संशोधन के द्वारा क्या किया गया इसमें। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें 3 नए शब्द, 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। अभी 3 नए शब्द कौन से हैं प्रस्तावना में जोड़े गए, एक तो इसमें जोड़ा गया हमारा समाजवाद, समाजवाद, समाजवाद क्या बोलते हैं इसको, सोशलिस्ट वर्ड इसमें जोड़ा गया। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें जोड़ा गया पंथ, पंथ निरपेक्षता, तो ये वर्ड पहले से नहीं थे, पंथ निरपेक्षता, इसे हम बोलते हैं सेकुलरिज्म, ये वर्ड जोड़े गए। और इसमें आपका अगला जो वर्ड जोड़ा गया वो था अखंडता, अखंडता, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ दिया गया। ये 3 नए शब्द हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है बताओ निम्न में से कौन सा एक शब्द जो प्रस्तावना के आरंभ से नहीं था, कोई 3 दे रखा होगा, एक इसमें दे रखा होगा, निम्न से कौन सा शब्द है जो प्रस्तावना के आरंभ से था, तीनों दे रखे होंगे, बाकी एक शब्द आपका आरंभ वाला दे रखा होगा। तो इस तरह से आपको बस क्या, अब एक देखिए एक बात और उठकर आई कि अब प्रस्तावना को केवल पढ़ के निकल जाने से काम नहीं चलेगा, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो प्रस्तावना को एक बार सीरियसली ढंग से पढ़ लें ताकि आपको प्रस्तावना की टर्मोलॉजी है वो पता लग जाए कि कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में है और कौन से नहीं है। ये 3 शब्द प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए हैं, बाकी शब्द पहले से थे, और वो पहले से कौन से शब्द थे ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से आपको पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा, याद हो जाएगा एक बार में। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 3 शब्द देखिए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इनके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे हम अभी।
अब ये चीज़ें हमारी क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं, ठीक है ना। अब हम प्रस्तावना पर लौट कर आते हैं। मैंने बताया था वो 4 बातें हमारी प्रस्तावना हमको बताती है। 4 बातें कौन सी हैं? तो 4 बातें देखिए वो हमारी थी प्रस्तावना में। पहले ये कह रहे 4 में पहली थी हमारी संविधान की शक्ति का स्रोत, शक्ति का आधार क्या है। संविधान की शक्ति का आधार क्या है, ये आपको सबसे पहली लाइन में बताते हैं। ध्यान रखें, संविधान को शक्ति कहाँ से प्राप्त, उस शक्ति का जो बताया गया है कहाँ से मिली, वो बताया गया प्रस्तावना में। संविधान में बाकी भागों में कहीं नहीं कहा गया है कि संविधान को, जो भारत में विधि का शासन है, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित हुई है, वो सर्वोच्चता संविधान को वास्तव में कहाँ से मिली, प्रस्तावना से। प्रस्तावना में वो कहाँ से आ रही है वो देखिए। 3 वर्ड देखें हम यहाँ पर। स्टार्टिंग के वर्ड हमारे हैं हम भारत के लोग, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। 3 वर्ड है हम भारत के। ये जो वर्ड है जो स्टार्टिंग के आ रहे हैं, ये वास्तव में बता रहे हैं आपके शक्ति के स्रोत के बारे में, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शक्ति का सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। इन शब्दों का अर्थ देखिए। इसका पहला अर्थ ये है कि इसका सीधा सा अर्थ है संविधान को शक्ति, अधिकार, अधिकार कहाँ से मिला है, अधिकार बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो बी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बोलेंगे, बी द पीपल ऑफ इंडिया को बोलेंगे भारत की जनता। अधिकार भारतीय जनता, ध्यान रखें पार्टी नहीं है, भारतीय जनता है बस। तो भारतीय जनता से मिली है। अब ये जो पावर है किसने दी है, जनता ने अपनी पावर दी संविधान को, कि आप हमारे ऊपर रूल कर सकते हो, हम आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हैं और अपनी इच्छा से अपनी शक्तियां आपको देते हैं, हम आपके अनुसार चलेंगे आज के बाद। इस तरह से ये। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात यहाँ से हमारी निकल कर आती है, वो ये है कि अंतिम सत्ता, अंतिम शक्ति, इसको हम बोलते हैं संप्रभुता, किसमें निवास करती है, जनता में निवास करती, जनता में निहित है। ध्यान रखें, इन 3 शब्दों का अर्थ ये भी है कि अंतिम रूप से जनता ही संप्रभु है, जनता ही संप्रभु है, सब कुछ जनता के लिए है, जनता मालिक है। उस मालिक की सेवा करने के लिए संविधान स्ट्रक्चर देता है राज्य सत्ता का, सरकार का। और हम जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो वास्तव में जनता का नौकर बनने के लिए कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा है हमारी नौकरशाही का कि नौकरशाही जनता की मालिक बन जाती है। वो एक समस्या है कि फिलहाल क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ भारत में शक्ति या संप्रभुता किस में निहित है, संविधान में है। अंतिम रूप से किस में है, वो भारतीय जनता में है, ठीक है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सरकार भी है, वो पॉलिटिकल मुद्दा है एक। तो यहाँ से हमें समझ में आया ये। दूसरा देखिए फैक्ट, अगला फैक्ट जो हमारा कहता है संविधान राज्य व्यवस्था का स्वरूप क्या है। तो अगला जो फैक्ट हमारा वो है राज्य व्यवस्था, यह हम कह सकते हैं संविधान, हमारे संविधान का स्वरूप यहाँ बताया गया है। संविधान का स्वरूप क्या है। अब जो राज्य सत्ता जो बनाई गई है, स्थापित की गई है, वो संविधान ने की है, उसके बारे में बताया गया है। ये हमारा व्यवस्था क्या है। तो राज्य व्यवस्था क्या है, सरकार कैसे होगी, कैसे काम करेगी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो सब हमारी इस बात में कहा गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसके बारे में, चलिए। और आप लगातार देख ही रहे हैं वीडियो को हमारी। स्पष्ट रूप से आपको देखिए A to Z तैयारी की
सामग्री यहाँ मिल रही है, हम तैयारी आपको करा रहे हैं। जो भी प्रश्न हमारे संभावित उठ सकते हैं, सब प्रश्न का आपको हल यहाँ दिया जा रहा है हमारे चैनल पर। तो बस बीच में 1-2 मिनट आपके लिए बस ये लूँगा कि मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि जो कुछ भी हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ, वो सब आपके लिए है और आपके द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो अगर आप हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और चाहें, है ना, कि जितने ज़्यादा मार्केट में प्लेटफॉर्म होंगे, उतना ही ज़्यादा ग्राहक को, आप लोगों को सुविधा होगी, ऑप्शंस होंगे। तो हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं और से अधिक एफर्ट के साथ टीम लेकर आपके लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना? सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, ये सब आपके हाथ में है। हमारे हाथ में आपके लिए क्लासेस लाना है, मेहनत करना है, सब्जेक्ट लाना है, टाइम लगाकर यहाँ पर आपके लिए खड़ा होना है ना? रोग हो, बीमारी हो, बरसात हो, तब भी आपके लिए खड़े रहना, ये हमारा काम है। बस आपका काम है क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों से करवाइए, इतना आप कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो के बाद सब्सक्रिप्शन की झड़ी लगा देंगे। ये पूरी मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं और ये प्रेम आपका आज मिलना ही चाहिए, ठीक है ना? तो इसको भेजिए और मैं आपको भेज रहा हूँ पॉलिटी के सीक्रेट्स जो आपको मिलते हैं, हमारे चैनल पर मिलेंगे और आप इसको देखिए, आगे करिए। चलिए देखिए, राज्य व्यवस्था संविधान का स्वरूप है। कैसे? अब संविधान स्वरूप अभी हमने देखा था, संविधान का स्वरूप हमारे इसमें कहाँ दिया गया है? तो संविधान का स्वरूप जो है वो दिया गया है आपका, देखिए यहाँ पर। फिर मैं इसको लिख भी दूंगा और को डिस्क्राइब भी कर दूंगा। वो यह है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, तो पहला स्वरूप तो देखिए इसमें यह है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है। दूसरा इसमें है समाजवादी। कैसा है? तो हमारा जो राज्य सत्ता है कैसी है? समाजवादी होगी। तीसरा देखिए, तीसरी बात कही गई है ये पंथ निरपेक्ष होगी। कैसी होगी? पंथ निरपेक्ष होगी। चौथी बात है कैसी? लोकतंत्रात्मक होगी, लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक होगी। और फिर बात कही गई है, चौथी होगी, दूसरी, चौथी, पांचवी बात कही गई है कि ये गणराज्य होगी, आपका रिपब्लिक होगी। तो ये बातें क्या है हमारी राज्य सत्ता के स्वरूप को निर्धारित करने वाली हैं, ठीक है। मैं वापस आता हूँ और वहां हम देखते हैं। अब ये तो राज सत्ता का स्वरूप देखिए, तो हमने कहा हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो पहली बात क्या की गई इसमें? सत्ता कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, टोटल सॉवरेन की बात की। क्या है? टोटल सॉवरेन, प्रभुत्व संपन्न, टोटल प्रभुत्व संपन्न कहा गया है इसको, ठीक है। तो पहली बात तो यह है, टोटल प्रभुत्व संपन्न है, टोटल प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। तो अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ समझ लें बस। अर्थ यह है कि भारत जो राज्य है, गणराज्य है, वो एक शक्ति संपन्न, संपूर्ण शक्ति संपन्न राज्य है। ये किसी के अधीन नहीं है। तो पूर्ण, ध्यान रखें, पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र शक्ति सत्ताधारी है ना, सत्ताधारी राज्य है भारत, जो किसी के अधीन नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। एक क्वेश्चन आता है, भारत संपूर्ण प्रभु संपन्न गणराज्य कब बना? तो उसकी तिथि भी हमारी है 26 जनवरी 1950 को बना। अब क्यों नहीं है? क्योंकि अब हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं है, हमारे पास सरकार अपनी है, संविधान अपना है, किसी के हम पर निर्भर नहीं है, कोई हमारे निर्णय को चेंज नहीं कर सकता। ये बात हम आजकल देख भी रहे हैं, सरकार की जो दृढ़ता है विदेशी मामलों को लेकर, वो हमें दिखाती कि हम किसी के अधीन नहीं है। दूसरी बात देखिए इसमें, दूसरी बात इसमें हमें मिलती है देखने को, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी। अगला वर्ड क्या आ रहा है? समाजवादी। तो समाजवादी, ये ध्यान रखें, शब्द स्टार्टिंग से नहीं था, बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, बाद में जोड़ा गया है। बाद में जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया? 42 में संविधान संशोधन से जोड़ा गया, ये हमने अभी देखा। क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि
राज्य यानी संविधान जो है राज्य आर्थिक समानता, आर्थिक समानता लाने का प्रयास करेगा। ध्यान रखें, लाने का प्रयास करेगा। इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हमारा समाजवाद अन्य के समाजवाद से भिन्न है, क्योंकि हम अमीरों की संपत्ति छीन कर गरीबों में नहीं बांटेंगे, बल्कि हम गरीबों को वो अधिकार देंगे, गरीबों को वो आधार देंगे जिससे वो भी शक्ति संपन्न, वो भी आर्थिक रूप से ऊपर हो जाए। और उन्होंने उस समय गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसका एक अर्थ ये भी है कि आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं, आर्थिक साधन राज्य के अधीन होते हैं, राज्य के अधीन होते हैं। ये एक बात और इसकी। तो ये अगला वर्ड इसमें जो हमने जोड़ा है वो देखिए क्या है, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष या सेकुलर। तो सेकुलर वर्ड इसमें बाद में जोड़ा गया और हमने अभी पढ़ा था 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि राज्य का, हमारे राज्य यानी देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। ये इसका अर्थ है, बाद में जोड़ा गया है, स्टार्टिंग से नहीं था ये शब्द। अगला जो वर्ड हमारा इसमें है वो है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। तो देखिए लोकतंत्रात्मक वर्ड इसमें आया है हमारा, लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक वर्ड इसमें आया है। इसका अर्थ आप सब जानते हैं, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का सरकार है। तो भारत में जो हमारी सरकार है, जो सत्ता का स्वरूप है, वो कैसा होगा? डेमोक्रेटिक होगा, जनता की सरकार है। तो आप जानते हैं कि सरकार है, संसदीय प्रणाली हमारी यहाँ एडॉप्ट की गई है और इस संसदीय प्रणाली में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, प्रधानमंत्री उसके मुखिया होते हैं और वो हमारे सरकार चलाते हैं। ये व्यवस्था है, ध्यान रखें, संसदीय प्रणाली भारत ने स्वीकार की है, लेकिन संसदीय प्रणाली का जिक्र हमारे संविधान में नहीं है। ये अलग से हमारे संसदीय नियम है उसमें इसको उल्लिखित किया गया है। तो जनता की सरकार है ये इसमें कहा गया है। पांचवा जो वर्ड हमारा इसमें आता है वो है गणतंत्रात्मक। तो हमारी सत्ता का स्वरूप कैसा होगा कि हमारा संविधान कैसा है? तो गणतंत्रात्मक है। कैसा है? रिपब्लिक। तो आप जानते हैं रिपब्लिक डे आप मनाते हैं हर साल, बचपन से नुक्ती खाते आ रहे हैं स्कूलों में, है ना? तो बहुत भाषण सुने होंगे स्कूलों में, अरे गणतंत्र ये है वो है, आपने बलिदान दिए ये दिए, और आप सोते होंगे उस समय बैठ के। अब आप पढ़ना पड़ रहा है गणतंत्र क्या, कुछ सुना था गणतंत्र क्या है, तो सुन लें गणतंत्र क्या है आज। गणतंत्र क्या है? देखिए गणतंत्र ये है कि देश का जो प्रधान है, प्रधान गांव में होता है ना एक, वो वाला नहीं, देश का प्रधान होता है एक। तो देश का जो प्रधान है उसे प्रधान क्या बोलते हैं? उसे हम देश का प्रधान कहते हैं। देश का मुखिया, देश का प्रमुख, इसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ राष्ट्रपति। ठीक है, हमारे यहाँ से बोलते हैं राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहिए, और वो निर्वाचन कैसा होना चाहिए? सीमाबद्ध होना चाहिए। कैसा है? यानी निश्चित समय के लिए सीमाबद्ध होना चाहिए। तो निर्वाचित राष्ट्रपति है वह गणराज्य कहलाता है। लिखित संविधान है, ये दो बातें होती हैं गणराज्य की, तो गणराज्य को मालूम पड़ेगा ये रहा। तो इससे हमें मालूम पड़ता है सत्ता का स्वरूप क्या होगा। अगली विशेषता जो संविधान की प्रस्तावना की है वो है कि राज्य सत्ता या हम कहें संविधान के उद्देश्य क्या है? संविधान के उद्देश्य क्या है? तो देखिए उद्देश्य क्या है, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान का उद्देश्य कहाँ वर्णित है। संविधान का उद्देश्य का वर्णन किया गया है हमारी प्रस्तावना में। ये बताती है संविधान से हमें क्या मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पेश किया था नेहरू जी ने, वो बताता था कि हमें संविधान कैसे करके बनाना है, क्या क्या हमारी आकांक्षाएं संविधान से रहेंगी। इसमें हमारे 4 आदर्श आते हैं। कहते हैं 4 आदर्श हमारे इसमें है। इसमें हम कह सकते हैं इसको आदर्श देश की सत्ता, संविधान के आदर्श को डिफाइन करती है प्रस्तावना। पहला आदर्श क्या है? तो हमने पढ़ा था, देखिए पीछे थोड़ा चलते हैं बैक में प्रस्तावना पर, और मैं बताता हूँ आदर्श के बारे में। कितने आदर्श हैं?
तो पहला आदर्श जो है इस लाइन में है, हमारी ऊपर वाली लाइन में है। पहला आदर्श है ये कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो पहला आदर्श तो क्या है इसमें? न्याय है, जस्टिस की बात की गई। दूसरा देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसे हम बोलते हैं स्वतंत्रता की बात की गई है। लिबर्टी क्या है? स्वतंत्रता, स्वतंत्र। ठीक। चौथी बात यह है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसमें समता बताई गई है, 3 हो गए। और चौथी बात यह है इसमें कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो बंधुता की बात की गई। ये हमारी 4 बातें इसमें हैं। 4 में से देखिए तीसरा जो लास्ट वाला हमारा पोर्शन है, लास्ट वाला जो हमारा 3 जो आदर्श हैं, इन 3 आदर्श को हम क्या कहते हैं वो देखिए। इन 3 आदर्श को हम ये 3 जो आदर्श हैं इनको हमने लिया है फ्रांस की क्रांति आप कह सकते हैं, या फ्रांस का संविधान कह सकते हैं। वहाँ से हमने इसको लिया है या एडॉप्ट किया है अपने संविधान के प्रस्तावना के 3 आदर्श, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसको हमने यहाँ से लिया है। ठीक, अब आ गए, चलते हैं वहीं पर। तो क्या क्या इसमें है? तो देखिए पहला इसमें हमारा ये है 4 आदर्श है न्याय। तो आपसे पूछेगा न्याय, जस्टिस की बात की गई है। कितने प्रकार की जस्टिस इसमें है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय हैं। सीधे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कौन कौन से हैं। एक तो है सामाजिक न्याय। कौन सा है? सामाजिक न्याय। दूसरा है आर्थिक न्याय, और तीसरा है राजनीतिक न्याय। 3 तरह के न्याय आपको ध्यान रखने हैं। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ध्यान रखें किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, ये सामाजिक हमारा न्याय है। आर्थिक रूप से कोई भेदभाव ना हो, ये हमारा आर्थिक न्याय है। और सभी व्यक्तियों को राजनीति में सम्मिलित होने का अधिकार है, ये इनका राजनीतिक न्याय है। ये हमारे 3 तरह के न्याय हैं। और देखिए इसमें क्या है, इसमें दूसरी बात कही गई है आपकी स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन पूछेगा कितने प्रकार की स्वतंत्रता, लिबर्टी जिसमें हमारी दी गई हैं। तो लिबर्टी की बात की गई है इसमें, और वो हैं 5 प्रकार की। कितनी है? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो देखिए, तो इसमें बात की गई है 5 प्रकार की हमारी स्वतंत्रताओं की बात की गई है। जो कहता है आपकी विचार, नंबर 1 देखिए, नंबर 1 है हाँ विचार, ठीक, विचार। नंबर 2 है अभिव्यक्ति, नंबर 2 अभिव्यक्ति। और नंबर 3 इसमें है हमारी विश्वास, ठीक है, विश्वास। नंबर 4 आपसे है धर्म, और नंबर 5 है उपासना। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए क्वेश्चन पूछा, बताओ संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? तो 3 प्रकार के न्याय हैं। कितने प्रकार की आपकी लिबर्टीज हैं? तो 5 प्रकार की लिबर्टीज हैं, फ्रीडम है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा, बताओ निम्न से कौन सी स्वतंत्रता, कौन सी लिबर्टी प्रस्तावना में नहीं दी गई है? 5 याद रखनी है हमें। कौन सा न्याय नहीं? तो 3 न्याय याद रखने हैं हमें। तो इस तरह से आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तीसरी बात जो हमारी प्रस्तावना में कही गई है वो है आपके लिए समता। तो समता यानी कि इक्वालिटी की बात की गई है, इक्वालिटी। ठीक है, कितने प्रकार की इक्वालिटी है? तो ध्यान रखें 2 प्रकार की। कितनी है? 2 प्रकार की इक्वालिटी की बात की, समानता की बात की। कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? तो एक तो है आपकी प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा, स्टेटस, ठीक है, हर प्रत्येक नागरिक को प्रतिष्ठा या स्टेटस की समता मिलेगी। दूसरा है अवसर की समता मिलेगी। आर्टिकल 16 में देता है अपॉर्चुनिटी,
ये दो समताएं हमारी यहाँ दी गई। तो क्वेश्चन पूछा कितनी समताएं, दो प्रकार की समताएं कौन कौन सी, ये दो समताएं हमारी। चौथी बात जो हमारी इसमें कही गई है वो है बंधुता, ठीक है ना। तो मैंने बताया था तीनों आदर्श हमारे कहाँ से ले गए, फ्रांस की क्रांति से लिए गए। फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस की क्रांति के आदर्श वाक्य हुआ करते थे कि हमें क्या चाहिए, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी चाहिए। अब कौन कौन सी हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमें देखिए तीन तरह की, तो व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने वाली कैसी बंधुता चाहिए, ऐसी बंधुता चाहिए, ऐसी बंधुता हमें संविधान देने मिलने वाली है जो व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाए, व्यक्ति गरिमा को बढ़ाए और देश की एकता व अखंडता को बढ़ाए। तो ये तीन बातें हमारे यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो ये हमारे चार आदर्श हैं। कहाँ के, प्रस्तावना की लास्ट बात जो हमारी प्रस्तावना में रह गई है वो है प्रस्तावना या संविधान के अंगीकार करने की तिथि इसमें दी गई है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। लास्ट देखिए प्रस्तावना का, प्रस्तावना आपको दी गई है संविधान के स्वीकारने की तिथि, स्वीकारने की तिथि इसमें बताई गई है। लास्ट लाइन यही कहती है हमारी, संविधान कब स्वीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ, अंगीकृत हुआ। तो ये कहलाई संविधान के अंगीकृत होने की तिथि। इस तरह से संविधान 26 नवंबर को हमें मिल गया, अंगीकृत हो गया। 15 और हम कह सकते हैं 16 अनुच्छेद इस दिन स्वीकार कर लिए गए और प्रस्तावना सहित संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ये थी प्रस्तावना। A to Z क्वेश्चन प्रस्तावना से उठने वाले मैंने आपको यहाँ कराए, इसे आप पढ़ें, एक बार देखें, बार बार देखें, विषय को समझें पूरी तरह से, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें यहाँ से। और वही है कि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो जल्दबाजी बना रहे हैं, वीडियो पूरा देखें, फिर देखें। और अब तक आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो वही चलते चलते इस प्रयास को सराहें, लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना प्रेम इसने हम तक पहुँचाएँ। मेरा और मेरी टीम का आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।